हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये इक्वेशन एक घटक तंत्र जो होते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम, उनके जो दो फेजेस होते हैं आपस में साम्यावस्था में होती हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है हमारा कौन क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। जो क्लैपेरॉन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऊष्मागतिकी के सेकेंड लॉ का यूज करके ये इक्वेशन डिराइव की, जिसका आगे चल के क्लासियस ने विकास किया। इन्हीं दोनों के नाम से इसको क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहा जाता है। इसका देखते हैं डेरिवेशन कैसे होता है। माना कि वन कंपोनेंट सिस्टम है कोई, जिसकी दो फेजेस हैं ए और बी। दोनों किसमें है? साम्यावस्था में। साम्यावस्था में है, मान लीजिए इसकी जो मुक्त ऊर्जा है इस फेज ए की जी ए है, और इसकी साम्यावस्था में इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो जी बी है ना। अब ये दोनों फेजेस किसमें है? आपस में साम्यावस्था में है। दोनों आपस में साम्यावस्था में है, मतलब जी ए बराबर लिख सकते हैं अपन जी बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ऊष्मागतिकी के जो मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं उनके द्वारा हमें पता है कि इसी को अपन आगे ऐसा भी लिख सकते हैं, डी जी ए बराबर डी जी बी, या फिर इसी को आगे लिख सकते हैं अपन डी जी ए माइनस डी जी बी इक्वल्स टू 0। इसको समीकरण 1 दे देते हैं अपन। अब ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल इक्वेशन जो होती है उससे हम जानते हैं कि डी जी बराबर होता है वी डी पी माइनस एस डी टी। ये हम जानते हैं ऊष्मागतिकी से, है ना। तो हम इसको ए और बी दोनों साम्यावस्था के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डी जी ए इक्वल्स टू वी डी, ये वी किसका है? वॉल्यूम का, फिर ए का वॉल्यूम डी पी माइनस एस ए का एंट्रोपी डी टी, है ना। ऐसी बी फेज के लिए लिख सकते हैं अपन डी जी बी बराबर वी बी डी बी माइनस एस बी प्रवस्था किसकी? बी फेज के लिए एंट्रोपी है ये डी टी, ये अपन लिख सकते हैं। अब हमें इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू पुट करनी है? डी जी ए और डी जी बी, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करनी है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 की सहायता से क्या, पहले जी डी जी ए की वैल्यू लिखते हैं अपन। क्या हो जाएगा? वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी, एस ए डी टी, फिर माइनस में लिखेंगे अपन डी माइनस वी बी डी टी माइनस एस बी डी टी, है ना। ये अपन ने लिखा और बराबर में किया है 0। अब अपन इसको फर्दर आगे जब सॉल्व करेंगे तो ए वाले अपन एक साइड कर देते हैं, और नहीं dt वाले एक साइड कर देंगे, और ए वाले dt वाले एक साइड कर लेंगे। जैसे ये b वाला है तो हम उस साइड ले जाते हैं, और ये a वाला है तो इसी साइड रखते हैं। जैसे देखिए आगे कैसे करेंगे अपन, b a dp माइनस एस ए डी टी, ये माइनस का अपन माइनस जो आपका चिन्ह है उसको हम अंदर लेके जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। माइनस वी डी पी प्लस एस बी एस बी डी टी इक्वल टू 0। अब डीपी डीपी वाले एक साइड करना है और डीजी डीटी वाले एक साइड करना है। कैसे करेंगे? ये आपका डीपी वाला है, अपन डीपी वालों को उस साइड ले जाते हैं। ये इसको अपन कैसे लिखेंगे? एस डी डी टी माइनस एस ए डी टी इक्वल्स टू बी वाले हम
डीपी वाले दोनों को उस साइड लेके जाएंगे, तो ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, वीवी डीपी, ये प्लस में है तो उस साइड जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, वी ए डीपी, है ना। अब ये इसको हम dt और dp को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना एस डी माइनस एस ए dt इक्वल्स टू, अब यहां भी क्या ले लेंगे, dp को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा अपना वी डी माइनस वी ए डी पी, है ना। अब ये एफ बी माइनस एफ ए, ये क्या बताता है, आपके एंट्रोपिक चेंज को बताता है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ ई लिख सकते हैं, डी टी इक्वल टू, और ये वी बी माइनस वी ए क्या बताता है, आयतन परिवर्तन को बताता है, किसके किसके बीच में, प्रावस्था बी और ए के बीच में, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा वी डी पी। अब अपन क्या कर सकते हैं, पक्षांतर करेंगे कैसा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, ये अपना क्या है, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाएगी। इसी को अपन अपन एंट्रोपी चेंज को कैसे लिखते हैं, एक तो डेल्टा एस बराबर होता है आपका क्यू बाई टी, यहाँ पे क्यू क्या होती है, गुप्त ऊष्मा, फेज परिवर्तन में, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूजुअली कौन सी, गुप्त ऊष्मा, क्यू को ही अपन लिख सकते हैं डेल्टा एच, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन टी, तो डेल्टा एच की जगह अपन इसको यूज कर सकते हैं, किसको, डेल्टा एच अपॉन टी, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी, है ना। ये अपनी क्या है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं, dp अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन t डेल्टा v, है ना। ये दोनों एक ही है, बस हमने एक पक्षांतर करके एक अलग तरीके से लिख दिया है, ये दोनों ही अपनी क्या है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। अब इसके बाद देखेंगे हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का समाकलित रूप, इंटीग्रेटेड फॉर्म, किसकी, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की। अब अपन देखते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण का समाकलित रूप, इंटीग्रेटेड फॉर्म, किसका, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड। अब देखिए अपने पास एक कंडीशन ये हो सकती है कि दो प्रावस्थाएं हैं, फेजेस हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में, माना हमने पहली कंडीशन मान लिया कि आपका कोई सॉलिड फेज है, वो किसके साथ है, लिक्विड फेज के साथ साम्यावस्था में है। देखिए अब अपन किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो आयतन में इतना अधिक परिवर्तन नहीं आता है ना, यानी कि डेल्टा वी अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लगभग कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि अपना डेल्टा बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट, है ना, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है आपके आयतन में। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, क्या लिखेंगे, डी पी टी वाला एक साइड लेके जाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी। अब देखिए ये डेल्टा वी जो है अपना क्या हो गया, कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी अपनी गुप्त ऊष्मा के लिए बताता है, तो ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी लिखेंगे, और ये डी टी। अब कुछ नहीं, दोनों पक्षों में हम पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे लिमिट रहेगी P1 से P2, यहाँ पे लिमिट रहेगी T1 से T2, बस अब कुछ नहीं, सिंपल समाकलन कर देना है। 1/t का समाकलित रूप क्या होता है, ln t, और इसमें क्या होगा p, तो ये इसको लिख सकते हैं अपन p, लिमिट लगाएंगे P1 से P2, ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है, बराबर डेल्टा h अपॉन डेल्टा v, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। इसका जो समाकलन है, इसका समाकलन क्या होगा, ln t, इसमें भी लिमिट लगाएंगे, कौन सी, T1 से T2। अब लिमिट पुट करना है, कैसे पुट करना है, हायर लिमिट से माइनस करना है लोअर लिमिट को, ऐसे P2 माइनस P1, ये डेल्टा H अपॉन डेल्टा V। अब यहाँ पे ln t, t में T2 माइनस T1 करना है,
कैसे करेंगे, ln T2 माइनस ln T1, इसी को ln T2 माइनस ln T1 बराबर होता है ln T2 अपॉन T1 माइनस P1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा V, और ये ln T2 अपॉन T1। तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, समाकलित रूप हो जाएगा किसका, क्लैपेरॉन समीकरण का। कब, जब हमारे पास कंडीशन बी हो कि हमारी जो दो प्रावस्थाएं हैं एफ सॉलिड और लिक्विड के बीच में है ना, इसमें क्या होता है आपका जो डेल्टा भी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, कौन सी कंडीशन, जब हमारे पास साम्य अवस्था है वो किसके किसके बीच में हो, सॉलिड और गैस के बीच में, या फिर लिक्विड और गैस के बीच में। सॉलिड से गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये लिक्विड से गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। देखिए यहाँ पे जो सॉलिड से गैस में परिवर्तित होना, जब कोई पदार्थ होता है सॉलिड होता है उसको अपन गैस में परिवर्तित करते हैं तो उसका आयतन जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे अपन डेल्टा भी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो गैस का वॉल्यूम होता है वो बहुत अधिक होता है और ये सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। तो अपन डेल्टा भी बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे जो गैस क्या है वॉल्यूम वो तो बहुत अधिक है और सॉलिड का वॉल्यूम क्या है बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि वी मच ग्रेटर देन किससे, वी एच से, इसलिए हम इसको डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, डी जी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपना डेल्टा वी जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब अपन आइडियल गैस इक्वेशन से समझते हैं, क्या क्या जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहलाती है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ये हमने पढ़ा है। अब मान लेते हैं ये आइडियल इस गैस के लिए है, तो यहाँ पे अपन ने वी जी लिखा, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, वी जी बराबर एन आर टी अपॉन पी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम किसमें, अपने क्लैपेरॉन इक्वेशन में पुट करते हैं, किसकी जगह, डेल्टा वी की जगह। तो ये अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा वी की जगह इसे रखना है। तो ये हो जाएगा आपका एन आर टी अपॉन पी। अब इसी को आप फर्दर सॉल्व करोगे, पी वाला एक साइड लेके जाओगे, ये पी जो है इसके बटे में है, तो ये पी को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, इसको हटा के क्या कैसे लिख सकते हैं, पी इसके गुणे में आ जाएगा, है ना। तो ये पी को जब आप इस तरफ पक्षांतर करोगे तो डी पी के किस में आएगा, बटे में आएगा। इसको आप लिख सकते हो डी पी अपॉन पी। अब ये डी टी को आप उस साइड लेके चले जाइए, तो इसको लिख सकते हो आप डेल्टा एच अपॉन एन आर, और ये एक आपका टी है और एक ये टी है, ये क्या बन जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 1/t² डी टी, है ना, ऐसा अपन लिख सकते हैं ये। अब क्या करना है, इसमें दोनों पक्षों का समाकलन करना है लिमिट लगा के। लिमिट कैसी रहेगी, है ना, ये दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिमिट रहेगी P1 से P2, यहाँ पे लिमिट रहेगी P1 से P2। अब 1/P का आप जानते हैं समाकलन क्या होगा, ln P होता है ना। तो यहाँ पे अपन करते हैं, इसका समाकलन हो जाएगा ln P, इसमें लिमिट रखेंगे P1 से P2 बराबर, ये आपका कांस्टेंट है डेल्टा एच एन आर, तो इसको अपन बाहर लिख देंगे डेल्टा एच अपॉन एन आर। अब 1/t²,
फॉर्मूला होता है समाकलन का, क्या होता है, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, है ना। यहाँ पे देखो n क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, t1 से लेकर t2 तक t माइनस 2 dp। ये जो टी स्क्वायर है, जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो किस में आ जाएगी, पावर माइनस में आ जाएगी। ये आपका x है, ये आपका n है। आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। समाकलन कैसे होगा, ऐसे होगा। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन एन आर। इसका हो जाएगा, पहले x लिखना है आपको, x की पावर n प्लस 1, तो n क्या है, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, है ना। ये क्या कर देना है, लिमिट कर देना है t1 से t2। ये -2 प्लस 1 बराबर होता है कितना, -1। ये भी कितना हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच अपॉन एन आर। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, लिमिट रहेगी t1 से t2। ये माइनस को आप बाहर लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो आप, ये x की जगह t है ना। t था x की जगह, तो अपन t ही लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका डेल्टा h अपॉन एन आर माइनस में 1 अपॉन टी 2 माइनस 1 अपॉन टी 1। लिमिट रखने के बाद ये आएगा अपने पास। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये ln p2 माइनस ln p1, इसको अपन लिख सकते हैं ln p2 अपॉन p1, है ना। तो अपना जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम साफ कर देते हैं। अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, क्या आएगी, इसको अपन लिख सकते हैं ln p2 अपॉन p1 इक्वल टू, ये माइनस यदि आप अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन एन आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, है ना। ये अपनी दो इक्वेशन हो जाएंगी इसकी, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की। एक तो ये हो जाएगी, ये कब के लिए है, जब आपकी साम्य अवस्था किसके किसके बीच में हो, सॉलिड और लिक्विड में, लिक्विड के बीच में हो। यहाँ पे डेल्टा भी क्या है, कांस्टेंट है। और ये कब के लिए है, जब आपकी साम्य अवस्था किसी गैस के साथ हो। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं सॉलिड और गैस, सॉलिड या फिर लिक्विड और गैस के बीच में। यहाँ पे जो डेल्टा भी होता है वो किसके बराबर होता है, आपके गैस के वॉल्यूम के बराबर में, है ना। तो ये हमने क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण पढ़ा। क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण किसके लिए थे, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए, जिसकी दो फेजेस आपस में साम्यावस्था में हो। ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उपयोग करके बनाया गया था, जिसको डिराइव किसने बनाया था, क्लैपेरॉन ने। आगे चल के उसका विकास किसने किया, क्लॉसियस ने। इसलिए इन दोनों के नाम से क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन नाम पड़ा। फिर हमने ये इक्वेशन है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, उसके दो समाकलित रूप देखे, पहला ये देखा, दूसरा ये देखा। ठीक है, धन्यवाद।